तो ठीक है बच्चों, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आज का जो पहला क्वेश्चन है, एक बार सामने देखिए जरा। कल हमने रोटेशनल इक्विलिब्रियम किया था, तो यहाँ पर सपोज एक रिजिड सरफेस से दो धागे बांधे ऐसे, देयर आर टू स्ट्रिंग्स, और रोड को अटैच कर दिया, एक एंड ऐसे और दूसरा एंड ऐसे। यूनिफॉर्म मास है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है रोड का, राइट। यहां पर टेंशन एक्ट कर रही है T1, यहां पर टेंशन एक्ट कर रही है ऊपर की तरफ T2। इस रोड का जो मास है बच्चों वो है कैपिटल M। मैं लिख देता हूं यहां पर मास ऑफ रोड। सपोज दिस रोड हैज मास 100 kg, राइट, एंड वन ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर इट लाइक दिस। इसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक रख दिया, और इसका जो मास है, मास ऑफ ब्लॉक, वो 50 kg है, ठीक है। आपसे ये पूछा है इसके अंदर, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कौन सा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम है यहां पर, और ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है, राइट। फाइंड टेंशन T1 एंड T2। सिर्फ इतना गिवन है। एक रोड है जिसका मास है कैपिटल M, 100 kg की रोड, इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया। अच्छा, ये रोड की जो टोटल लेंथ है ये भी बता देता हूँ, ये 100 सेंटीमीटर है मान लेते हैं हम, ठीक है। और जो ब्लॉक रखा है वो यहाँ से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। अगर ये पूरा सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि सिस्टम कहीं भी किसी भी तरह से मूव नहीं कर रहा है, आपको बताना है कि टेंशन T1 एंड T2 क्या होगी, राइट। सो दिस इज ओनली गिवन इन्फॉर्मेशन, इसके बेसिस पर बताओ, ठीक है। इसको जल्दी से ट्राई करो, फिर हम इसको सोल्यूशन करेंगे इसका। तो बच्चों, अगर ये सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो डेट मीन्स इस पर लगने वाला टोटल फोर्स भी जीरो है, इस पर लगने वाला टोटल टॉर्क भी जीरो है। ये पहली बात। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को बैलेंस किया जा सकता है। अब मैं 2 मिनट के लिए स्टेटमेंट को रब कर रहा हूं, ये चीजें हम लिख चुके हैं यहां पर, राइट। अब बस अब एक बात को समझो जरा, इस रोड को अगर मैं यहां पर ऐसे बनाऊं, सारे फोर्सेस देखिए क्या क्या एक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर की तरफ एक्ट कर रहे हैं T1, यहां पर क्या एक्ट कर रहे हैं T2, यानी कि 2 फोर्सेस है जो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहे हैं। नीचे की तरफ क्या एक्ट कर रहा होगा? इस रोड के एग्जैक्ट सेंटर से नीचे की तरफ ले लो क्या, मास ऑफ दिस रोड इनटू में G, यानी कि रोड का वेट, सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ, यहां से सेंटर से ले रहा हूं ना मैं, यहां पर इसका मास लाई करेगा तो ये नीचे डाउनवर्ड दिखा दिया मैंने। और इसके ऊपर जो ब्लॉक रखा हुआ है बेटा, ये भी नीचे की तरफ एक्ट करेगा इसका वेट, यानी कि मास ऑफ ब्लॉक इनटू में G। अब यही वर्टिकल फोर्सेस इस पर एक्ट करे, हॉरिजॉन्टल फोर्स तो कोई है नहीं इसके ऊपर किसी भी तरह का। तो यहां पर मैं ये इक्वेशन बना सकता हूं, T1 प्लस T2 गेटिंग बैलेंस बाय MR प्लस MB इनटू में G, लिख सकता हूं ये बात। इसका मतलब जो T1 प्लस T2 है, यानी कि दोनों टेंशन जो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, वो किसके इक्वल होगी? 100 प्लस 50 इनटू में G के इक्वल होगी। यानी कि एक इक्वेशन बन गई मेरे पास, T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 150 G। एक इक्वेशन तैयार कर दी मैंने। G का मतलब आपको पता ही है, 10 ले सकते हो। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। तो यहां से सोल्यूशन तो आएगा नहीं, मुझे तो T1 T2 को कैलकुलेट करना है, यानी कि मुझे एक और इक्वेशन चाहिए T1 T2 की, ताकि मैं इसको कंपेयर कर सकूं। क्या आपको ये चीज क्लियर हुई बच्चों? जैसे मैंने यहाँ पर बैलेंस किया, जल्दी से यस और नो, क्या ये चीज क्लियर हुई सबको? जैसे कि मैंने बनाया है यहाँ पर, क्या कंपोनेंट सबको समझ आया? जल्दी से रिस्पॉन्स बड़ा क्विक आना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब क्योंकि सिस्टम एक इक्विलिब्रियम में है, तो मैं एक काम क्या कर रहा हूं यहां पर, ये चीज अब सीख लो। एक एंड को मैं पॉइंट बना रहा हूं A, और दूसरे एंड को नाम दे रहा हूं B। अब यहां पर टॉर्क को बैलेंस करूंगा आपके सामने। देखो टॉर्क कैसे कैसे बैलेंस होगा। अगर मैं सेंटर को पॉइंट O नाम दूं, और इसको नाम दूं A, और इसको नाम दूं B, ये डिस्टेंस कितना है? 40 सेंटीमीटर। सेंटर से लेकर ये डिस्टेंस कितना होगा?
50 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितना होगा? 10 सेंटीमीटर, राइट। एक बार जल्दी से नोट, इसको इस तरह से मेंशन करो यहाँ पर, सारे डिस्टेंसेस को मेंशन करो यहाँ पर जल्दी से। और मैं अब यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूं, बैलेंसिंग टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट सभी टॉर्क को बैलेंस कर रहा हूं। अब देख कैसे बैलेंस करूंगा सभी टॉर्क को। देख, सेंटर ऑफ मास को यहीं पे फिक्स रख, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया लेफ्ट साइड पे? 50 सेंटीमीटर। अरे सेंटर ऑफ मास से तू इधर की तरफ मूव कर, ये क्या तेरे पास आर हो गया? क्या इस पर आर पर एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ? अगर आर पर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ T1, तो क्या ये कैपेबल है रोटेशन में? रोटेट कर सकता है। तो यानी कि इसकी वजह से जो रोटेशन होगी वो किस तरफ हो सकती है? इस तरफ, क्लॉकवाइज। एक अजम्पशन लेकर चलो कि जब भी मुझे क्लॉकवाइज मिलेगा, जब भी मुझे क्लॉकवाइज टॉर्क मिलेगा तो उसको मैं क्या लूंगा? नेगेटिव लूंगा, और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लूंगा। अब यहां पर टी ऊपर की तरफ, इसको देखो, इसको फिक्स कर लो, यहां पर इसको फिक्स कर लो। ये आपको नजर आ रहा है कि रोड को ऐसे ऊपर की तरफ घुमाना चाह रहा है। अरे T1 ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है और आर के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, यानी कि टॉर्क तो लगेगा इसकी वजह से। अरे इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, टॉर्क तो लगेगा ही लगेगा। किस तरफ घुमाना चाहेगा? ये ऐसे, राइट। तो इसलिए मैं लिख रहा हूं यहां पर -T1, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज टॉर्क को क्या लूंगा? नेगेटिव लूंगा, -T1। और ये डिस्टेंस कितना है बच्चों? 50। तो -T1 इंटू 50 सेंटीमीटर में, इसको बाद में मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद ये नीचे की तरफ क्या एक्ट कर रहा है? mg। ये तो खुद ही किससे पास हो रहा है? सेंट्रल एक्सिस से। ये क्या कोई टॉर्क दे पाएगा? कभी नहीं दे पाएगा। ये क्या कोई टॉर्क दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना। ये वेट जो है, ये तो सेंटर एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो गया इसका? देखो यहां से यहां पर ले आओ, r = 0। अरे इस एक्सिस का क्या हो गया? r = 0। अच्छा, तो ये घुमाता, और तो घुमाता कैसे घुमाता? नीचे की तरफ घुमाता। तो वैसे तो इसको लिखो ही ना, लेकिन लिखना भी चाह रहे हो तो ऐसे लिख दो आप इसको, mrg इंटू में 0, क्योंकि इसके लिए r की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई है। अब मैं जा रहा हूं राइट साइड में। राइट साइड में मुझे एक और फोर्स नजर आ रहा है, क्या? mbg, यानी कि छोटे ब्लॉक का। अब ये जो छोटा ब्लॉक है ये भी r के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये भी कैपेबल है टॉर्क देने के। लेकिन इसका टॉर्क कैसा होगा? इसका टॉर्क भी क्लॉकवाइज होगा। देखो, इसका टॉर्क भी क्लॉकवाइज होगा। ये भी रोड को ऐसे घुमाना चाहेगा, है ना। देखो ना, ये भी रोड को ऐसे घुमाना चाहेगा। रोटेशन कैसे देना चाहेगा? ऐसे देना चाहेगा। तो यानी कि यहां पर भी क्या आएगा? -mbg, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका? 10। तो मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा मैं? 10 से। इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे सेंटर ऑफ मास से जब यहां जा रहा हूं T2 की तरफ, क्या ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर फोर्स है? देखो ऐसे, क्या ये भी इस डिस्टेंस पर ये भी क्या टॉर्क दे सकता है? लेकिन ये टॉर्क कैसे देगा? ये कैसे घुमाना चाहेगा? ये ऐसे घुमाना चाहेगा, राइट। और ये ऐसे घुमाना चाहेगा, तो यानी कि ये क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? +T2, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये बच्चों? 50। तो मैंने इस पूरे सिस्टम पर लगने वाले टॉर्क को ऐड किया और किसके इक्वल रख दिया? 0 के, क्योंकि नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? समीशन ऑफ ऑल द टॉर्क शुड बी 0। तो मैंने जितने भी टॉर्क पॉसिबल थे सारे के सारे निकाल दिए और सबको क्या? 0 से इक्वेट करा दिया। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। देखो, सेंटर ऑफ मास को फिक्स किया, इसको मैंने एक्सिस माना, यहां से r डिस्टेंस पर देखा, एक फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है जी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दिया यहां पर। फिर इसको खुद को देखा, इसके लिए r की वैल्यू 0, फिर भी लिख दिया, खत्म। उसके बाद मैं इधर की तरफ गया, ये भी क्या है? इस पर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, तो ये भी टॉर्क दे सकता है। कैसे देगा? क्लॉकवाइज देगा, तो इसको भी लिख दिया यहां पर। उसके बाद सबसे आखिरी में क्या? ये कौन सा फोर्स लग रहा है? T2। ये कहां पर लग रहा है? ऊपर की तरफ, इसको भी लिख दिया, क्योंकि ये कैसे दे रहा है? एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, इसलिए इसको पॉजिटिव लिख दिया, राइट। ऐसा करने से क्या मुझे एक इक्वेशन और मिल जाएगी? देखते हैं। यहां पर क्या लिख दूंगा मैं? -50T1 प्लस 0 माइनस mbg। ये कितना आएगा सोल्व करके यार? मास ऑफ ब्लॉक कितना है? मास ऑफ ब्लॉक कितना है? कितना? 50 इंटू में जी, यानी कि 500 इंटू में, अरे यार ऐसा कर लो ना, mb की वैल्यू कितनी है? 50,
ये 10 से मल्टीप्लाई करा दो, 500 जी में छोड़ दो इसको ऐसे ही। m को 10 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 500 आ गया, g को एज इट इज छोड़ दिया। साथ में क्या प्लस T2 और क्या है 50 इक्वल्स टू 0। जब मैं इसको लिखूंगा तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है 50 T2, देखो ध्यान से 50 T2 माइनस 50 T1 इक्वल्स टू प्लस 500 जी लिखा जा सकता है। यहां से अगर मैं 50 को कॉमन ले लूं तो क्या बच रहा है T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 10 जी। लो जी, एक इक्वेशन आ गई, ये वाली सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन वो रही, सेकंड इक्वेशन क्या ये रही। अगर मैं दोनों इक्वेशन को देखूं तो यहां पर क्या मिल रहा है T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 10 जी। जब दोनों को ऐड करूंगा, ऐड करके क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर T1 से T1 उड़ रहा है वैसे ही, तो यानी कि क्या आ गया ट्वाइस ऑफ T2 इक्वल्स टू 160 जी। T2 की वैल्यू कितनी आ गई 80 जी आ गई, जी में छोड़ दो। T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 जी। लो जी, ये आपका आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ जी। इतने न्यूटन टेंशन लग रही है। करा क्या, कुछ भी नहीं, पहले तो एक इक्वेशन बना दी फोर्स को बैलेंस करके। पहले मैंने दिखा दिया क्या फोर्स का इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, वहां से इक्वेशन ढूंढ दी। फिर मैंने क्या दिखाया टॉर्क का इक्विलिब्रियम, वहां से नेट टॉर्क को जीरो कर दिया। जितने भी क्लॉकवाइज टॉर्क है उसको क्या ले लिया आपने नेगेटिव, जितने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है उसको क्या ले लिया आपने पॉजिटिव, और सबका सम क्या कर दी जीरो से इक्वेट करा दिया। क्या ये क्वेश्चन समझ आया, जल्दी देखो इसको। ठीक है, तो वन मोर क्वेश्चन इज देयर। एक रफ सरफेस है जिसकी हाइट, जिस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसकी हाइट है h। आपको यह बोला गया है कि अगर ये सामने की तरफ मूव कर रहा है किसी भी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास से कितना शिफ्ट हो कि ये कभी टॉपल ही ना करे। अब मैं आपको ना टॉपलिंग समझाता हूं पहले। टॉपलिंग का मतलब क्या है, ठीक है, थोड़ा सा समझ रहे। टॉपलिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है कॉम्पिटिटिव में, बट फिर भी थोड़ा सा मीनिंग क्लियर करते हैं। देखो, जनरली अब तक हम ऐसा सोचते आए थे कि ये सेंटर ऑफ मास है, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है mg, और यहां ऊपर एक्ट कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन। क्या ऐसा जरूरी है कि हमेशा नॉर्मल रिएक्शन सेंटर में से पास करे? आंसर है नो, ऐसा कभी जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर मान लो, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, जब उसको आप कई बार फोर्स लगाते हो तो ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक ना इस तरह से भी खिसकता हुआ जाता है। कई बार ऐसे इस तरह से थोड़ा सा टर्न लेते हैं और ऐसे लुढ़कता हुआ जाता है सामने। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही आपने फोर्स लगाया, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो देखो, इसका मास तो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ऐसे कुछ ऐसा होगा। मैं आपको थोड़ा सा सिचुएशन क्लियर करता हूं। जैसे ही ये टॉपल होने वाला होगा, इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है सेंटर से शिफ्ट होकर थोड़ा सा यहां पर चला जाएगा, ताकि ये इसको क्या एक टॉर्क प्रोवाइड कर सके और ये घूम सके। whenever you push a body, its normal reaction starts shifting toward the edge। जब ये नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होकर यहां पर आ जाता है इस जगह पर, तब ये बॉडी ऐसी दिखाई देगी कुछ आपको। तब ये बॉडी कुछ ऐसी हो जाएगी सरफेस पर, कुछ ऐसी। ये नॉर्मल रिएक्शन, ये mg। तो नॉर्मल रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है टॉपलिंग के लिए, बॉडी को लुढ़काने के लिए, राइट। अब यहां पर मैं आपको ये सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई रफ सरफेस है, इस बॉडी को, चलो इसको थोड़ा सिमेट्रिकल बॉडी बना देता हूं। ये लो, ये बॉडी है, ये सामने की तरफ मूव कर रही है। क्या सिचुएशन हो इस रफ सरफेस पर कि बॉडी टॉपल ना करे, तो एक काम करना, इसका पहले सेंटर ऑफ मास, क्या सिमेट्री बॉडी है तो बिल्कुल सेंटर पे होगा। नीचे की तरफ क्या एक्ट करेगा, mg एक्ट करेगा। बॉडी सामने की तरफ जा रही है, तो मैं क्या कर रहा हूं, पीछे की तरफ यहां पर क्या बना रहा हूं मैं, काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ होगा। अब क्योंकि इसमें बोला गया कि नॉर्मल रिएक्शन का डिस्टेंस निकालना, तो मान ले कुछ x दूरी पर यहां पर इसका नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो गया, राइट। अब एक चीज देख यहां पर कि इस बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन भी परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स भी परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। किसके, इस एक्सिस के। अगर यहां से देखूं तो फ्रिक्शनल फोर्स परपेंडिकुलर है और नॉर्मल रिएक्शन का लाइन ऑफ एक्शन भी परपेंडिकुलर है। अगर टोटल ये मान लो ऐसे h है, स्क्वायर बॉक्स है, h और h, तो इतना तो क्लियर है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो पीछे की तरफ कहां पर एक्ट कर रहे हैं,
h/2 डिस्टेंस पर। सेंटर से ये फ्रिक्शनल फोर्स की दूरी कितनी होगी, h/2। तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, इफ देर इज नो रोटेशन, अगर कोई रोटेशन नहीं हो रही है किसी भी तरह की, अगर इस ब्लॉक में रोटेशन नहीं हो रही है, तो यानी कि यहां पर एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि बॉडी रोटेट तो कर नहीं रही है, और मुझे वही बताना है कि रोटेट ना करे उसके लिए नॉर्मल डायरेक्शन को कहां शिफ्ट होना पड़ेगा। अब सुन, इफ देर इज नो रोटेशन देन नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम इज जीरो, पूरे सिस्टम पे लगने वाला टॉर्क जीरो हो जाएगा। अगर पूरे सिस्टम का टॉर्क जीरो है तो देख, सेंटर ऑफ मास ये रहा, सेंटर ऑफ मास से ये मैंने लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस ब्लॉक का, और पीछे की तरफ क्या एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या चाहेगा, इसको कहां पर घुमाना। देख इस ब्लॉक को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये r, और r के परपेंडिकुलर कौन एक्ट कर रहे हैं, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है पीछे की तरफ। इस r के परपेंडिकुलर कौन एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन एक्ट कर रहे हैं, राइट। तो फ्रिक्शन ऐसे एक्ट कर रहे हैं, और इसी यहां से सेंटर ऑफ मास से ये कुछ x दूरी पर ये कौन एक्ट कर रहे हैं, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन। तो दोनों ही फोर्स परपेंडिकुलर है, अरे दोनों ही फोर्स परपेंडिकुलर है। तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसे दे रहा होगा, इसको क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा होगा। अरे फ्रिक्शन ऐसे इस तरह से बॉडी को क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहे हैं, तो मैं लिखूंगा यहां पर माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इनटू में h/2। सिमेट्री के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, h/2 दूर होगा। नॉर्मल रिएक्शन के लिए कितना x है, तो नॉर्मल रिएक्शन देख, अगर फ्रिक्शन इसको ऐसे घुमाना चाह रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन इसको ऐसे घुमाकर काउंटर बैलेंस करेगा रोकने के लिए। अगर फ्रिक्शनल फोर्स को ऐसे घुमाना चाह रहा है, इसको क्लॉकवाइज टॉर्क देना चाह रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन इसलिए शिफ्ट हो गया ताकि बॉडी क्या टॉपल ना करे इस केस में, और इसको क्या ऐसे रोटेशन दे सके। तो यानी कि ये क्या आ जाएगा, प्लस नॉर्मल रिएक्शन n इनटू में x, और नेट टॉर्क क्या, जीरो। मुझे x निकालना है, तो x की वैल्यू क्या होगी, देखिए इसको मैं ये लिख सकता हूं, nx इक्वल्स टू fkh/2। x कितना होगा, fkh/2n, और fk को क्या लिखा जा सकता है, म्यू n ओवर 2n, और यहां पर क्या h। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, यहां पर म्यू h/2। दिस इज द x, कि यहां पर नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो जाए कि बॉडी टॉपल ना करे। दोबारा से देखो इस क्वेश्चन को, मैंने यहां पर क्या बोला कि बॉडी पर लगने वाला नेट टॉर्क जीरो, फ्रिक्शनल फोर्स सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी पर है, h/2 दूरी पर। फ्रिक्शनल फोर्स ने क्या किया, इसको क्लॉकवाइज टॉर्क देना चाहा। जब फ्रिक्शनल फोर्स क्लॉकवाइज टॉर्क देगा तो बॉडी कैसे घूमना चाहेगी, ऐसे, लेकिन तभी नॉर्मल रिएक्शन राइट साइड में शिफ्ट होगा और बॉडी को टॉपल होने से बचा लेगा। कितना शिफ्ट हुआ वो निकालना है। तो ये तो हो गया इस पर लगने वाला क्लॉकवाइज टॉर्क, माइनस fk इंटू h/2। fk का मतलब क्या होता है, म्यू r या म्यू n। फ्रिक्शनल फोर्स इज बेसिकली व्हाट, म्यू इंटू में n। तो मैंने यहां पर fk को एज इट इज रख दिया यहां पर, ठीक है। यहां पर क्या, n इंटू x, क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, fkh/2n। जब मैं वैल्यूज ओपन करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, म्यू h/2। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। तो बच्चों एक और क्वेश्चन है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। एक इंक्लाइंड प्लेन है कुछ ऐसे, यहां पर एक बॉडी रखी हुई है, रखी नहीं हुई है मतलब वो सामने की तरफ मूव कर रही है किसी कांस्टेंट v वेलोसिटी के साथ, नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है, और ये एंगल दे रखा है थीटा, ठीक है। सरफेस में फ्रिक्शन भी है तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन भी लग रहे हैं, मान लो लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ऐसा गिवन है कि इसका जो डायमेंशन है ये क्या है, 2a है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय normal reaction if body does not rotate।
अगर बॉडी कभी भी रोटेट ना हुई, सिर्फ स्लाइड करती करती नीचे जा रही है, आपको यह बताना है कि नॉर्मल रिएक्शन की वजह से जो टॉर्क काउंटर बैलेंस कर रहा होगा इसको रोटेट करने के लिए, रोटेट करने से बचाने के लिए, वो आपने नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। मतलब कि आपने बेसिकली ये निकालना है कि ये नॉर्मल रिएक्शन अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास किसी x दूरी पर कितना टॉर्क लगा रहा होगा, राइट। आपने अल्टीमेटली इस नॉर्मल रिएक्शन और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको जल्दी से डायग्राम को ना फिर आता हूं इस क्वेश्चन पे। सी, तो अगर इस डायग्राम को भी मैं ध्यान से देखूं तो देखो, इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो मैं बना रहा हूं। देखो ऐसे कुछ हो रहा है यहां पर, ये बड़ा सा ब्लॉक बना रहा हूं मैं आपके लिए। ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 2a है। सेंटर ऑफ मास से ये फ्रिक्शन जो है पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है ऐसे, इसको Fk बोल रहा हूं। फ्रिक्शन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, a होगा। ये क्या है, r, मतलब ये r से परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, a होगा। सेम वे में नॉर्मल रिएक्शन का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, x होगा। नॉर्मल रिएक्शन का यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अगर नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल एज पे शिफ्ट हो जाता तो बॉडी रोटेट ही कर जाती। सी, मैं नॉर्मल रिएक्शन को a डिस्टेंस पर कभी क्यों नहीं लेता, क्योंकि अगर यहाँ ले लूंगा तो बॉडी रोटेट ही कर जाएगी। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो यहाँ पर कहीं है, कुछ x दूरी पर, राइट। अब मुझे ये देखना है कि इस पर लगने वाला, देखो बॉडी स्लाइड कर रही है तो यानी कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। ये इसको घुमा रहा होगा कैसे, क्लॉकवाइज, और ये इसको काउंटर बैलेंस कैसे कर रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो करने का तरीका वही है बच्चों, Fk इंटू में a, टॉर्क प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा एक चीज और, बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो सामने की तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा इसका, mg sin थीटा। ये तो हमने सीखा हुआ है ना कि स्लाइडिंग कंपोनेंट क्या होता है, mg sin थीटा। ये वाला वर्टिकल देखो, ये वाला कंपोनेंट क्या होता है, mg cos थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या होता है, mg sin थीटा, राइट। तो Fka माइनस का प्लस नॉर्मल रिएक्शन इनटू में x इक्वल्स टू 0। तो मुझे ये निकालना है नॉर्मल रिएक्शन इनटू में x, यानी कि टॉर्क प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रिएक्शन, वो किसके इक्वल आएगा, Fka के इक्वल। लेकिन Fk किसके इक्वल है, फ्रिक्शनल फोर्स किससे काउंटर बैलेंस हो रहा है, mg sin थीटा से, और साथ में क्या है a। तो nx की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि टॉर्क विच इज काउंटर बैलेंसिंग दिस क्लॉकवाइज टॉर्क। नॉर्मल रिएक्शन का जो टॉर्क है अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना आ गया आपके पास, mg sin थीटा है, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ना। देखो Fk की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, mg sin थीटा। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है सामने की तरफ, राइट। इसको नोट डाउन करो जल्दी, ठीक है। तो बच्चों अब एक और प्रॉब्लम है हमारे पास, एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं आपसे। सपोज देयर आर 2 वॉल्स, 2 दीवारें हैं। दिस इज वॉल नंबर 1, दिस इज वॉल नंबर 1, and there is one more wall, this is wall number 2। ये वाली वॉल क्या है, रफ है, और ये वाली वॉल क्या है, स्मूथ है। ठीक है, एक वॉल रफ है और एक वॉल स्मूथ है। और मैंने क्या किया यहां पर, एक बैम्बू लिया, एक डंडा लिया, और इस तरह से ऐसे यहां पर फिट कर दिया। एक बैम्बू को यहां पर ऐसे फिट कर दिया, और जो ये एंगल बन रहा है यहां पर, ये एंगल बन रहा है यहां पर 60 डिग्री। इस बैम्बू का जो मास है वो m है। मास ऑफ स्टिक लिख देता हूं, मास ऑफ स्टिक जो है वो क्या है, m है। ठीक है, आपको यह बताना है यहां पर what will be coefficient of friction, मतलब यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो इस बैम्बू और दीवार के बीच में, इस सरफेस का, सच दैट स्टिक विल नॉट मूव। आपने यहां पर ये म्यू कैलकुलेट करना है। तो जल्दी से इस डायग्राम को बनाओ, जब हो जाए तो डन लिख देना। तो अब इसको करने का तरीका क्या है, करने का तरीका देखते हैं कि किस किसने डायग्राम बना लिया। ठीक है,
हाइट क्या है, इसमें हाइट नहीं दे रखी है, बस ये बोल रखा है कि ये जो इसकी लेंथ है ये डी है, कोई हाइट नहीं है, बस ये बोल रखा है ये डी है, ठीक है। चलो अब मुझे ये नजर आ रहा है कि ये दीवार पर फ्रिक्शन है, ये दीवार पर फ्रिक्शन है, तो ये जो स्टिक है ये फिसलना चाहेगी, लेकिन ये स्टिक फिसलने नहीं देगी। इसके ऊपर एक तो फोर्स लग रहा होगा, ये वाला कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, ये वाला फोर्स, राइट। तो ये फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स, ऊपर की तरफ। अगर ये फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है तो ये दीवार से इधर की तरफ क्या आ रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन, इसको नाम दे देता हूं मैं एन। यहां पर भी क्या आ रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, इसको नाम दे देता हूं मैं क्या, N1। और इस रोड के एग्जैक्ट सेंटर से नीचे की तरफ क्या एक्ट कर रहा होगा, इसका खुद का वेट, उसको नाम दे रहा हूं मैं mg। तो मैंने सारे फोर्सेज यहां पर मेंशन कर दिए, मैंने सारे फोर्सेज यहां पर मेंशन कर दिए। इस एंड को नाम दो A, इस एंड को नाम दो B। देखो क्या क्या है यहां पर, नॉर्मल रिएक्शन इस दीवार का, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ, और नॉर्मल रिएक्शन इस दीवार का सामने की तरफ। इस फ्रिक्शनल फोर्स को मैं ये लिख सकता हूं म्यू एन, कुछ गलत तो नहीं होगा, इस फ्रिक्शनल फोर्स को म्यू एन भी लिखा जा सकता है। वाई फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड, क्योंकि रोप जो स्लाइड होना चाह रही है लेकिन हो नहीं पाएगी फ्रिक्शन की वजह से। अब यहां पर सबसे पहले तो क्योंकि ये रोड रेस्ट पर है, इस पे ना तो कोई रोटेशन है ना कोई ट्रांसलेशन है, तो यानी कि दोनों तरह का इक्विलिब्रियम है यहां पर। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं यहां पर देयर विल बी F0 अलोंग x एक्सिस, देयर विल बी F0 अलोंग y एक्सिस, सभी तरह के फोर्सेस जीरो कर दो। अब आपको समझ आ रहा है कि यहां पर जो N1 है, ये N1 इधर की तरफ एक्ट कर रहा है लेकिन N इधर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो यानी कि N शुड बी इक्वल टू N1। ये पहली इक्वेशन बना दी मैंने, जो N1 है वो किसके इक्वल है, N के इक्वल है, बैलेंस कर दिया। उसके बाद ऊपर की तरफ क्या एक्ट कर रहा है, म्यू एन, नीचे की तरफ क्या एक्ट कर रहा है, mg। तो म्यू एन किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। ये दूसरी इक्वेशन बना दी मैंने यहां पर। सेम वे में ये भी लिख सकता हूं जो म्यू n1 है वो भी क्या mg के इक्वल है, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। n और n1 आपस में इक्वल है, तो मैंने ये लिख दिया यहां पर। लो जी, ये थर्ड इक्वेशन, 3 इक्वेशन तैयार कर दी, इसको बनाओ, इसको जल्दी से लिखो। अब इतना करने के बाद यहां पर तो मैंने क्या किया, फोर्स को बैलेंस करा। अब टॉर्क को बैलेंस करें, वी नो नेट टॉर्क इज 0। अब आप क्या करो, पॉइंट ए के अबाउट सारे टॉर्क को बैलेंस कर दो, पॉइंट ए के अबाउट। तो मैं लिख रहा हूं अबाउट पॉइंट ए, बैलेंस ऑल टॉर्क। अब ये देखो कि क्लॉकवाइज क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा। सबसे पहले देखो, इस ए से डिस्टेंस मार्क कर लो, ये वाला, राइट। अब ए से यहां पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन के लिए डिस्टेंस 0, इस फ्रिक्शनल फोर्स के लिए भी डिस्टेंस 0, तो यानी इनका टॉर्क तो यहीं पे खत्म हो गया, 0 ही होगा, इनके लिए लिखने की जरूरत नहीं है। अरे इस पॉइंट के अबाउट एक फोर्स ये एक्ट कर रहा है, टॉर्क देगा नहीं देगा, क्यों, क्योंकि इस पर ही लग रहा है, इसी पॉइंट पर लग रहा है। इसके अबाउट नहीं देगा जी, इसी पॉइंट पर लग रहा है। उसके बाद आओ mg के ऊपर, क्या mg कोई टॉर्क दे सकता है, आंसर है यस। यहां से देखो ये डिस्टेंस, अगर मैं देखूं तो mg इसके क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, तो mg इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग द रोड। अरे अगर आप इस एंड को फिक्स कर लो तो ऐसा लग रहा है कि mg परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, mg घुमा सकता है इसको। तो आपको पता है कि यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ कितनी है, d/2, ये d/2। और कैसी रोटेशन होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज होगी रोटेशन, ये वाली घड़ी ऐसे ही घूमती है तो क्लॉकवाइज रोटेशन है। यहां पर मैं लिख रहा हूं सबसे पहले mg। अच्छा, ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करूंगा, हाइपोटेन्यूज पता है, हाइपोटेन्यूज d/2 है, एंगल भी पता है, तो बेस क्या होगा, बेस को सीधा सीधा लिख रहा हूं मैं। ये जो डिस्टेंस होगा बच्चा यहां से लेकर यहां तक का, ये होगा mg d/2 cos 60 डिग्री। कैलकुलेट करके देख लेना, ये ट्रायंगल का यूज करके यही आएगा, राइट। अच्छा, इसके बाद अगला फोर्स कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है। अरे अगला फोर्स कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है। तो इसके लिए मुझे कौन सा डिस्टेंस चाहिए होगा, देखो यहां से गया, इसका यहां से ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो यहां से गया ऐसे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा लग रहा है, ये वाला, राइट। तो क्या ये घुमा सकता है, वैसे कॉमन सेंस देखो, घुमा सकता है कि नहीं घुमा सकता। अगर इस पॉइंट को फिक्स कर लूं तो ये कैसी रोटेशन देगा, एंटी क्लॉकवाइज देगा या क्लॉकवाइज देगा। अच्छा, ये तो माइनस आना था ना, ये तो आपको क्लॉकवाइज दे रहा था, ये कैसी रोटेशन देगा, ये आपको रोटेशन देगा ऐसी, यानी कि क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, प्लस
नॉर्मल रिएक्शन N1। इसके लिए ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करूं मैं? ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करूं? देख, मुझे पता है ये टोटल D है, ये एंगल 60 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज D है, एंगल 60 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर पूरा क्या होगा? D sin 60 होगा। कैलकुलेट करके देख लो, ये पूरा D है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या होगा? D sin 60। तो यहां पर आएगा N1 इंटू में D sin 60 और इक्वल टू 0। यहां से मुझे पता लगा बच्चों कि mg/2 cos 60 डिग्री कैन बी इक्वल टू N1D sin 60 डिग्री। यानी कि मैं इस cos 60 को नीचे शिफ्ट कर दूं अगर, तो ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये क्या बन जाएगा? N1D sin 60 बाय cos 60 को क्या लिख दूंगा मैं? N1D tan 60, राइट। तो mg की वैल्यू डिफाइन कर लो यहां से। mg की वैल्यू क्या डिफाइन हो रही है? mg की वैल्यू डिफाइन हो रही है 2n1d tan 60, 2n1d tan 60 अपॉन में d से d कैंसिल कर दूं। अरे d से d कैंसिल कर दूं तो इससे पता लगा जो mg है, ये यहां पर देख, जो mg को क्या लिख सकता हूं मैं? 2n1 tan 60 डिग्री इक्वल्स टू म्यू n1। इस n1 से n1 उड़ा दे, म्यू की वैल्यू क्या आ रही है? 2 tan 60, तो tan 60 कितना होता है? √3, तो म्यू कितना आएगा बेटा? 2√3। दिस इज माई आंसर। सो जब भी एक स्टिक को ऐसे बीच में फंसा दो, अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई मुश्किल थोड़ी है। अगर एंगल 30 डिग्री है तो क्या मैं नहीं कर सकता था? कैसे भी क्वेश्चन हो मैं कर सकता हूं, मास कुछ भी हो मैं कर सकता हूं। इसको जल्दी से नोट डाउन करो। चलो एक और क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चे। सी, एक दीवार है यहां पर, और दीवार पे यहां पर एक हल्का सा ऐसे पॉइंट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। इसके ऊपर हमने एक रोड को रख दिया ऐसे, इसके ऊपर एक रोड को रख दिया ऐसे, और इसका दूसरा जो एंड है वो एक धागे से बांध दिया, और ऊपर एक रिजिड सरफेस। ठीक है। और क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है बच्चों कि इस रोड की जो लेंथ है वो है टोटल L, ऊपर टेंशन लग रही है T। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस आपको ये बताना है कि रोड का वेट क्या होगा। फाइंड वेट ऑफ रोड। ठीक है, ये सिचुएशन और कुछ भी नहीं है, आपको बताना है रोड का वेट क्या होगा। ऑप्शन दे देता हूं आपको, 4kl/7, 2kl/3, 4k/l, 5k/l। अच्छा, इसमें एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है, वो भी लिख लो यार। एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है, वो मैं आपको एक बार अभी लिखवा देता हूं। पहले डायग्राम बनाओ, फिर मैं बता रहा हूं कि इसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है जो मैंने लिखी नहीं अभी। ऐसा बोला गया है इसमें, इसको लिख लो प्लीज पहले। इफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द रोड ड्यू टू टेंशन इन द स्ट्रिंग, if the torque acting on the road due to tension in the string is basically equal to K। बेटा जगह दो, दीपांशु उस साथ वाली चेयर पे आ जाओ। if the torque acting on the road, टेंशन इन द स्ट्रिंग की वजह से जो है वो K है, यानी कि टॉर्क इज बेसिकली इक्वल टू K। अगर इस टॉर्क को मैं सेंटर ऑफ मास से देख रहा हूं यहां से, ठीक है, इसको करना जरा। अब यहां पर भी क्या रोटेशनल इक्विलिब्रियम है और ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में। करो, कैसे करोगे? ठीक है, सबसे पहले फोर्सेस को बैलेंस करें। यहां पर मुझे नजर आ रहा है कि एक नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर एक्ट कर रहा है ऐसे, इस रोड का जो वेट है नीचे एक्ट करेगा ऐसे mg, टेंशन T ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, राइट। तो अगर मैं यहां पर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम देखूं, नेट फोर्स को 0 पुट करूं, तो मुझे नजर आ रहा है कि n + t किसके इक्वल होगा? mg के इक्वल। टोटल फोर्स जो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहे हैं वो कौन कौन से? n और t। नीचे की तरफ क्या एक्ट कर रहा है? वेट। अच्छा, तो इसको मैं लिख देता हूं ऐसे, n + t = mg।
अब अगर मैं यहां पर नेट टॉर्क को जीरो करूं और अबाउट सेंटर ऑफ मास यानी कि यहां से, तो मुझे ये समझ आ रहा है कि ये कितना होगा L/2 और ये भी कितना होगा L/2। सही बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। चलो अब यहां से यहां पर अगर देखूं तो क्या ये नॉर्मल रिएक्शन कैपेबल है इसको घुमाने के लिए? अरे इसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है तो घुमा सकता है। कैसे घुमाएगा? अगर घुमाएगा तो कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? -n इंटू में L/2, राइट। अच्छा, ये टेंशन T ऊपर की तरफ एक्ट करी तो ये कैसे घुमाना प्रेफर करेगी इसको? ऐसे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको क्या लिखूंगा? +T इंटू में L/2 और नेट टॉर्क 0। mg घुमा सकता है? नहीं घुमा सकता जी। क्यों नहीं घुमा सकता? डिस्टेंस 0 है यहाँ के लिए। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो रही है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ NL/2 इक्वल्स टू TL/2 और यहाँ से पता लग रहा है कि n किसके इक्वल आ गया? T के इक्वल आ गया जी। अगर n T के इक्वल आ गया यहाँ पर तो यानी कि ये बन रहा है 2n इक्वल्स टू mg। तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? mg। या ऐसा बोल दो T किसके, सॉरी mg/2 और T किसके इक्वल आ गया? mg/2 के इक्वल। ये दोनों बातें लिखी जा सकती है। क्या ये बात सबको लाइव क्लास में समझ आई? जल्दी बताओ। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो गया मेरे ख्याल से। समझ आया? अरे क्या समझ आया? मानसी, स्नेहा, राहुल। सिर्फ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को मैंने यूज किया है यहाँ पर। चलो जी, बहुत बढ़िया। रोटेशनल मोशन की खास बात यही है कि कंसेप्ट एक जैसा ही लगना है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है। अब आपको पता लग गया कि जो टेंशन है वो है mg/2, ठीक है, ये हमने निकाल दी। एक चीज और भी हमको दे रखी है कि टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास ड्यू टू टेंशन, यानी कि टेंशन और सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? L/2। ये किसके इक्वल दे रखा है मुझे? K के इक्वल दे रखा है। यानी कि TL/2 की वैल्यू क्या दे रखी है? K के इक्वल। कि क्या कहीं और से TL/2 निकल सकता है अपना? या ऐसा करो ना, टेंशन डिफाइन कर लो। टेंशन कितनी आ जाएगी? 2K/L आ जाएगी। यहां से टेंशन को यहां से 2K/L डिफाइन कर लो। जब टेंशन यहां से 2K/L आ गई और यहां पर क्या mg/2, देखना ये इक्वेशन है, मान लो तेरी सेकंड, ये इक्वेशन है फर्स्ट, ये मुझे गिवन है, ये मैंने ड्राइव किया, दोनों को इक्वेट करा। जब इक्वेट कराएगा तो क्या आएगा? 2K/L इक्वल्स टू mg/2 और mg कितना आएगा? mg पूछा है ना, mg कितना आएगा? 4K/L। तो इस तरह से आपने वेट निकाल दिया रोड का, कितना आया? 4K/L। यानी कि कोई ऑप्शन ठीक है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? आया समझ? घूम गया ना आज? मजा आया? चलो, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? आज का लेक्चर थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव था लेकिन इंपॉर्टेंट था। आज हमने एक्चुअल में समझा कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है और ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम क्या होता है, राइट। तो इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, इसके नोट्स बना लेना। कल हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।